वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का ये बयान सुनिए। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against a strengthening dollar. And I'm not talking technicalities, but it is a matter of fact that India's rupee probably has withstood this dollar, rates going up, the exchange rate in favor of dollar strengthening is there, and I think Indian rupee has performed much better than many other emerging market currencies. But I think the efforts are by the RBI. सुनिए इस पर अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार क्या कहते हैं। जो गिरावट आई है उसके पीछे ये कारण है कि हमारा जो डेफिसिट है बजट का वो बढ़ा हुआ है, हमारा इन्फ्लेशन है वो तेज है, और हमारा जो ग्रोथ रेट है अर्थव्यवस्था में वो गिर रहा है। और मेरा मानना है कि वो ऑलरेडी हमारा अर्थव्यवस्था में रिसेशन आ चुका है, क्योंकि हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वो बहुत बुरी तरह से पिट गया और उसको सरकार ने वो सहायता नहीं दी जो उसको देनी चाहिए थी। उसी की वजह से हमारा जो ग्रोथ रेट है, अगर उसको हम दोबारा से कैलकुलेट करें, असंगठित क्षेत्र को अलग से कैलकुलेट करें, तो इस समय हमारी भी अर्थव्यवस्था नेगेटिव में है, न कि पॉजिटिव में है। 7%, 8% जो सरकार कहती है, 7%, 8% तो हमारा संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है, पर असंगठित क्षेत्र तो गिर रहा है। तो इसलिए 55% में तो हो सकता है 7% की बढ़त हो, पर जो 31% असंगठित क्षेत्र का है वहां तो गिरावट है, उसको जोड़ लें तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था में गिरावट आ जाती है। तो जब हमारी जो मैक्रो में ग्रोथ कम हो गई, हमारा इन्फ्लेशन ज्यादा है, तो एक तरह से स्टैग्फ्लेशन की स्थिति है। और स्टैग्फ्लेशन की स्थिति में क्या होता है कि जब पॉलिसीज काम करना रुक जाती हैं, तो जैसे इन्फ्लेशन हमारा तेज क्यों है, क्योंकि हमने पेट्रोल डीजल पे अपने टैक्स बढ़ा दिए, एक्साइज ड्यूटी, वैट वगैरह। ये अगर हम पिछले साल नवंबर से ही घटा दिए होते, जबकि इंटरनेशनल दाम कम थे, तो फिर इन्फ्लेशन इतना तेज नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है जो बुरी तरह से धराशायी हुआ, उसको अगर सरकार ज्यादा मदद देती सही समय पे, तो इतने हमारे सप्लाई बॉटलनेक नहीं होते, और फिर हमारा इन्फ्लेशन इतना तेज नहीं होता, और हमारी अर्थव्यवस्था में गिरावट नहीं आती। तो सरकार अगर समय रहते हुए पिछले साल, यानी कि करीब 9-10 महीने पहले अगर सही कदम उठा लेती, तो यूक्रेन युद्ध का भी इतना असर नहीं होता हमारे ऊपर, और जो ये अभी जो अनिश्चितता है जिसकी वजह से डॉलर तेज हो रहा है, वो अनिश्चितता भी हमारे लिए कम होती। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लल्लन टॉप शो 1093, जो कि अक्टूबर 16 को रिलीज़ हुआ, और जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा डेडिकेटेड था वित्त मंत्री सीतारमन जी के बयान, जिसमें इन्होंने बोला कि यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस के रेट के बारे में। एज यूजुअल, जैसा आपने अभी देखा, सौरभ जी ने अपना ज्ञान दिया, उसके बाद डॉक्टर अरुण कुमार जी को बुलाया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया। आज डॉक्टर अरुण कुमार के बारे में बात करते हैं। इससे पहले कि हम लोग उनके बारे में, उनके इस वक्तव्य, इस एनालिसिस के बारे में बात करें, लेट्स उनकी कुछ हिस्ट्री देखते हैं। वो कहाँ से पढ़े हैं, क्या किया है, कहाँ पर उन्होंने नौकरी की, उनकी प्रोफेशनल लाइफ क्या थी, और उनका मीडिया में एक्सपोजर क्या है। अरुण कुमार जी ने प्रिंसटन यूएसए से मास्टर्स में डिग्री की फिजिक्स में। उसके बाद वो हिंदुस्तान वापस आ गए और इन्होंने जेएनयू से पीएचडी की इकोनॉमिक्स में, और उसके तुरंत बाद उन्होंने जो पीएचडी की उन्होंने 1977-82 में की, और उसके तुरंत बाद इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में एक इकोनॉमिस्ट की नौकरी की वहाँ पर। ये एक सरकारी संस्था है। उसके बाद 1984 में इन्होंने जेएनयू में एज ए प्रोफेसर ज्वाइन किया, एज ए टीचिंग स्टाफ ज्वाइन किया, और जो आगे बढ़ते गए और 2015 तक वहीं पर नौकरी करते रहे, अपने करियर में आगे बढ़ते रहे, ऐसे प्रोफेसर तक पहुंचे। इस दौरान इन्होंने कुछ किताबें लिखी, या मैं कहूँ
इस दौरान नहीं, उनके रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कुछ किताबें लिखी 2017 और 2020 के दौरान, जो कि प्रकाशित हुई इस दौरान और अवेलेबल हैं, आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट में, मैं लिंक भी लिख दूंगा। आश्चर्यजनक घटना ये है कि ये सब किताबें इन्होंने रिटायरमेंट के बाद लिखी, ड्यूरिंग, ना कि अपने एज ए टीचिंग प्रोफेशन। क्यों, मुझे नहीं मालूम, आप पता कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। यह संभव है कि इन्होंने अपनी टीचिंग की प्रोफेशन के दौरान इन्होंने कुछ रिसर्च पेपर लिखे हों, पब्लिश हुए हों, जिसकी जानकारी काफ़ी ढूंढने के बाद भी मैं पता नहीं कर पाया। मैं मानता हूँ ये मेरी कमी है कि मैंने कहा उन्होंने ज़रूर लिखे होंगे जब भी वो प्रोफेसर तक पद तक पहुँचे, बट इट इज़ नॉट इजीली एक्सेसिबल टू मी एट लीस्ट। आपने एक नोटिस किया होगा इनके करियर में कि ये शुरू से अपने करियर के स्टार्टिंग से लेके टिल रिटायरमेंट तक एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के अंदर उन्होंने काम किया। एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रसिद्ध था, विख्यात था या कुख्यात है अपनी एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस में, उसमें उन्होंने काम किया जेएनयू में, और वो इस इंस्टीट्यूशन से, इस ऑर्गेनाइजेशन से कभी भी बाहर नहीं निकले 1977 के बाद। अभी तक वो वहीं पर रहे अपने रिटायरमेंट तक, 2015 तक। हमारी भाषा में इसे बोलते हैं कुएं का मेढक। जैसा भी है, लीजिए अब बात करते हैं उनके एक छोटे से एग्जाम्पल जो उनकी क्रेडिबिलिटी को शो करता है। सितंबर 9, 2020 उन्होंने एक मीडिया में इंटरव्यू दिया और बोला कि अप्रैल 2020 और जून 2020 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 40% सिकुड़ गई थी एंड हिंदुस्तान की 60% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गई थी। अच्छी बात है, आपको याद होगा ये पीरियड था कोविड का, जो अप्रैल से लेके जून 2020 तक। इसी विषय पे दोबारा इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने अक्टूबर 23 को, जहां पर ये नंबर पहुंच गया 50%, 40 से 50। चलिए, अच्छा है। अगेन उनका दोबारा इंट्रोडक्शन हुआ दिसंबर 30, 2020 में। अब वो कंफ्यूज थे कि भारतीय अवस्था सिकुड़ी थी 40% से, 45% से या 50% से। अच्छी बात है, और मैंने ये तीनों ही लिंक, जहाँ पर इनके ये वक्तव्य हैं, इनका इंटरव्यू है, लेख है, वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में जोड़ दिए हैं, आप वहाँ पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे दर्शकों की जानकारी के लिए चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि भारत में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ एक संस्था है जो डेटा कलेक्ट करती है इकोनॉमी के बारे में और अवेलेबल कराती है सभी के लिए। व्हेन आई से सभी मीन्स सरकारी संस्थाओं के लिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इकोनॉमिस्ट के लिए, इवन आप और मैं जाके ले सकते हैं वो डेटा। और उसके अनुसार वो ये जो इकोनॉमी सिकुड़ी थी अप्रैल 2020 से लेके जून 2020 तक, वो थी 23%। ये नंबर 40, 45, 50 कैसे पहुंचा हमें नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, सिर्फ डॉक्टर कुमार को मालूम है। और मैं आज भी उत्सुक हूँ कि वो शायद अपनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को बताएं हमें, ऐसी कौन सी जादू का छड़ी है इनके पास कि इसका वो इंफॉर्मेशन इनके पास है जो किसी के पास नहीं है। चलिए, अब उनकी क्रेडिबिलिटी को हमने काफ़ी जाना, अब आते हैं आज के कमेंट के बारे में। आज के कमेंट में डॉक्टर कुमार ने एक बात बोली दैट कि जो रुपए में गिरावट आई है उसके 3 कारण हैं, एंड सिर्फ 3 कारण हैं। हाई बजट डेफिसिट मीन्स वित्तीय घाटा बहुत ज़्यादा है, हाई इन्फ्लेशन मीन्स मुद्रास्फीति की दर बहुत ज़्यादा है, चीज़ें महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है, और ग्रोथ रेट हमारी बहुत लो है, इकोनॉमी इज़ नॉट
growing with a sufficiently high rate. So low growth rate है. इसी वक्तव्य में अभी आपने ध्यान दिया हो तो डॉक्टर कुमार एक चीज बोलते हैं कि इकोनॉमी में रिसेशन आ चुका है. रिसेशन मीन्स इकोनॉमी सिकुड़ रही है, इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है. जो इकोनॉमी 100 थी कल, वो आज 100 से कम है. 80, 85, 50 कुछ भी हो सकती है, लेकिन सिकुड़ रही है. 101, 102, 105 नहीं है. ये वो कैसे जानते हैं? अगेन जादू की छड़ी है उनके पास, जानते हैं. उन्होंने एक चीज और उस जादू की छड़ी से पता की कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सिकुड़न हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, जिसके कारण ओवरऑल इकोनॉमी सिकुड़ रही है. बहुत अच्छी बात है. अगेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जादू की छड़ी. डॉक्टर कुमार आगे बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर 55% है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर 31% है. टोटल इकोनॉमी है 86%. ये एक नई खोज है, मैथमेटिक्स की दुनिया में एक नई खोज है, क्योंकि अभी तक, आज से पहले तक जो होल होता है, टोटल होता है, वो 100% होता है. अब डॉक्टर कुमार बोल रहे हैं ये नहीं, 100 नहीं, 86% होता है. ये इनको हो सकता है कि मैथमेटिक्स का फील्ड पुरस्कार मिल जाए, जो कि इक्विवेलेंट है नोबेल प्राइज के बराबर अगले साल. यदि उन्होंने, आपने अगेन उनका वक्तव्य ध्यान से सुना हो तो उन्होंने जानबूझकर या वो भूल गए इंटरनेशनल जो घटनाएं, दुर्घटनाएं, एक्टिविटीज हो रही हैं, उनके बारे में बिल्कुल चुप रहें. यूएस बॉन्ड का रेट बढ़ रहा है, जिसके कारण सभी लोग वहां जाकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं. डॉक्टर कुमार चुप हैं. यूक्रेन की वॉर का क्या असर है, वो सिर्फ एक सेंटेंस बोलकर पतली गली से निकल जाते हैं. अब आपकी मर्जी है, आप उनके पीछे जाएं या बाहर खड़े हो जाएं उस गली के, और वो पूरी तरीके से गायब कर देते हैं चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी, और उसके कारण सप्लाई चेन पर कंस्ट्रेन, सप्लाई चेन का जो कंस्ट्रेन पैदा हुए हैं. और वही नहीं, सौरभ भाई भी शायद भूल जाते हैं इस बार का. अब ये सिर्फ भूल है या जानबूझकर ना बोला गया सच है, क्योंकि उनके एजेंडा में फिट नहीं हो सकता. ये तो वो जानते हैं, डॉक्टर कुमार जानते हैं, सौरभ भाई जानते हैं, या सिर्फ ईश्वर जानता है. मैं तो नहीं जानता, शायद आप जानते हो कि क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है. लेकिन हम एक गैस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है. जाते जाते सौरभ भाई, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना ज्ञान देते हैं, बहुत बढ़िया. एक्सपर्ट बुलाते हैं, उससे भी बढ़िया. बस एक्सपर्ट ऐसे बुलाइए जिनकी कुछ क्रेडिबिलिटी हो, जो ट्रुथ को, सच्चाई को पूरा बोलें, सच्चाई का सिर्फ एक हिस्सा ना बोलें, जिनका कोई हिडन एजेंडा ना हो. ऐसे लोगों को बुलाएं, और एक से ज्यादा लोगों को बुलाएं, जिससे कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिले, डिफरेंट थॉट ऑफ, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट लोगों, उनका समायोजन हो सके आपके प्रोग्राम में. बाकी आपकी मर्जी है, आपको निष्पक्ष रहना है या कुछ और. आपका चैनल है, आपकी मर्जी है, इसमें मैं बोलने वाला कुछ नहीं हो सकता होता. बस इतना ही बोलना है मुझे आज. तो दोस्तों, इस पर कमेंट करिए, आपको कैसा लगा आज का वीडियो. आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा. धन्यवाद.